नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं साइंस बाय राजकुमार। जो हमारा केमिस्ट्री चल रहा है, इसका ये सेकंड चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है पदार्थों का वर्गीकरण, या आप बोल दीजिए क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। उसका ये पार्ट नंबर 3 है। 2 पार्ट ऑलरेडी हमने इसका पढ़ा दिया है। अगर आप अभी डायरेक्ट ये क्लास देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप शुरू से देखें, ठीक है ना। प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दिया है ताकि आपको खोजने में उतना दिक्कत ना हो। प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इससे पहले हमने आपको बायोलॉजी 29 वीडियोज़ में पूरा ख़त्म कर दिया, तो वहाँ से आप साथियों पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। हमारा वादा है कि ग्रुप डी एग्जाम से पहले आपको पूरा साइंस फ्री में हम थ्योरी वाइज कंप्लीट करा देंगे और उसका प्रैक्टिस भी करवा देंगे, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। समझ गए ना बात को। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए आए होंगे। साइंस में 25 आउट ऑफ हम दिलाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? मिश्रणों का पृथक्करण पढ़ रहे थे कि मिश्रणों के जो अवयव हैं उसको हम कैसे अलग करेंगे। उसके अलग अलग विधियाँ हमने देखी थी। विषमांगी मिश्रण जो था उसको हम चुन के, फटक के, है ना, झाड़ के इसे हम अलग कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा मिश्रण है इसको अलग करने के लिए अलग अलग विधियाँ हैं। तो उनमें से कुछ विधियाँ हमने देखी थी पार्ट 2 में। आज देखेंगे सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी जो होता है साथियों, इसका क्रोमा मतलब होता है रंग। क्रोमा मतलब क्या होता है? रंग होता है, ठीक ना। यानी कि कुछ मिश्रण ऐसे होते हैं जिनमें आपको लगेगा कि उसमें एक ही कलर है, वास्तव में इसमें बहुत सारे कलर होते हैं। जैसे देखिए कि आपका पत्ता है, पेड़ का पत्ता आपको हरा दिखेगा, लेकिन पता है हरा बेसिकली वो उसमें क्या है कि हरा वर्णक जैसे क्लोरोफिल ए ज़्यादा मात्रा में है। हालांकि उसमें और भी कलर होता है लेकिन वो कम मात्रा में होता है, तो वो नहीं दिखता है। तो बेसिकली कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको कोई काला कलर दिख रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो काला ही है, उसमें और भी कलर छिपे हुए हैं। उसको अगर आपको देखना है तो आपको क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा आप उसमें कितना रंग है ये आप देख सकते हैं। समझ गए ना बात को। तो जैसे वही यहाँ पर है, सिंपल है, रंगों को अलग करने का ये तरीका है। समझ गए ना, विभिन्न रंगों को अलग करने का ये तरीका है। तो इस विधि का उपयोग रंगों को पृथक करने के लिए किया जाता है। जैसे रक्त से दवाई अलग करना, समझ रक्त में कोई ड्रग्स वगैरह मिल गया है ना, तो उन चीज़ों को हम अलग कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी की मदद से। प्राकृतिक रंगों से वर्णक अलग करना, वही बात है। जैसे कि आपका पत्ता ले लीजिए, पत्ता आपको हरा दिखता है लेकिन पत्ता में वास्तव में बहुत सारे कलर है। पीला भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है ना। तो यानी बहुत सारे कलर है, लेकिन वो हरा क्यों दिखता है? क्योंकि हरा वाला वर्णक उसमें ज़्यादा पाया जा रहा है, इसीलिए। समझ गए ना बात को। लेकिन वास्तव में इसमें 3-4 कलर, 5 कलर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम कैसे देखेंगे? क्रोमेटोग्राफी की मदद से देख सकते हैं। फिर डाई में रंग को अलग करना। जैसे देखिए जो आपका बाल रंगने वाला, बाल हेयर जो कलर करने वाला आता है, जो लेडीज लोग लगाती है, पुरुष भी लगाते हैं, है ना, जिसका बाल पकने लगता है, वो यूज करते हैं इसको। तो उसमें आपको काला कलर दिखेगा, डाई कलर, लेकिन उसमें क्या होता है वास्तव में 3-4 कलर होते हैं। समझ गए ना। तो वो हम कैसे देख पाएंगे? दिखता तो एक ही कलर है, काला दिखता है, लेकिन उसमें 3-4 कलर होते हैं। तो कैसे देखेंगे? क्रोमेटोग्राफी की मदद से देख सकते हैं। यानी कि प्रश्न कैसे आएगा कि रंगों को अलग करने के लिए कौन सा विधि यूज करते हैं? क्रोमेटोग्राफी का विधि यूज करते हैं। मैं आपको इसको करके थोड़ा बताता हूँ, एक तरह से ना, साइड में थोड़ा इसको करते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हम क्या करते साथियों, एक पहले हम पेपर ले लेते। क्या करते हैं, हम एक पहले पेपर, ये थोड़ा सा पेपर ले लिए। क्या लिए? थोड़ा सा ही पेपर ले, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम यहाँ पर कुछ डालते हैं रंग अलग अलग। ये हम चलिए ये डाई का कलर डाल दिए। क्या डाल दिए हम? तो इसको बड़ा कर देते हैं ना। ये हम डाई का यहाँ पर कलर डाल दिए, ठीक ना। ये डाई का मतलब एक पेपर ले लिया, इसको फिल्टर पेपर बोलेंगे। नॉर्मल पेपर नहीं होता, फिल्टर पेपर होता है। नॉर्मल पेपर से भी इस एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं होगा। ये फिल्टर पेपर है। फिल्टर पेपर पर हम क्या कर दिए, मार्कर से डाई का कलर दे दिया, है ना। मार्कर से, जो मार्कर का इंक होता है ना, उसको उसमें भी आप कलर दे सकते हैं, देख सकते हैं ना। जैसे हम क्या करें, यहाँ पर काला कलर जो है थोड़ा सा, इसको ऐसे कर देते हैं ना, ये हम लगा दिए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको पानी में डुबा देंगे। क्या करेंगे इसको, 1 मिनट इसको हटाते हैं, थोड़ा सा अलग कलर लेते हैं, दूसरा कलर हम लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट, ये कलर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं। कहाँ डाल देते हैं? पानी में डाल देते हैं। तो पानी में डालने के लिए हम इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा ना, इसको हटाना पड़ेगा थोड़ा सा। ये कागज़ था, इसको हम क्या कर दिए, एक पानी वाले बर्तन में डाल दिए। इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा पानी है, इसमें हमारा क्या, पानी, यानी पानी में इसको हम क्या कर दिए, डाल दिए इस पेपर को, ठीक है ना।
समझिएगा ध्यान से मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको, हमने क्या किया है, एक फिल्टर पेपर लिया, उस पर क्या किया है मैंने, हालांकि मैंने इसका इमेज खोजा, नहीं मिला इमेज, इसलिए मैं आपको इसके, तो मैं आपको इमेज के माध्यम से बताता तो और क्लियर होता है, लेकिन समझने का प्रयास करिए, समझ जाइएगा। हमने एक फिल्टर पेपर लिया, उस पर हमने क्या किया, या तो कोई भी कलर आप, जैसे कि डाई का कलर, उसको यहाँ पर क्या कर दिया, कागज़ पर मार्क कर दिया, ठीक है ना। कागज़ पर क्या कर दिया हमने, कागज़ पर साथियों हमने मार्क कर दिया, ठीक है ना। अब जिस कागज़ पर मार्क कर दिया, अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो पूरा हमारा है, ये जो पूरा फिल्टर पेपर था जिस पर हम मार्क किए हैं काला कलर, उसको हम क्या करेंगे, इस पानी में डुबा देंगे। ध्यान से सुनिएगा, उसको क्या करेंगे, पानी में डुबा देंगे। पूरा नहीं डुबाना है, थोड़ा सा डुबाना। जहाँ पर आप कलर किए हैं ये वाला भाग, ये वाला भाग डूबना आपका नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा। देखिए ये वाला भाग कागज़ का पानी में डूबा हुआ है। अब जब ऐसा कर देते हैं, सेटअप ऐसा बना देते हैं, तो 10-20 मिनट बाद आप देखिएगा, 10-20 मिनट बाद आप देखिएगा कि साथियों इससे जो है ना, इससे जो आपका है जो काला कलर था, इससे क्या होता है, केशिकत्व के यहाँ पर क्रिया होती है, कैपिलरी क्रिया सुने होंगे केशिकत्व। इससे क्या होता है, रंग ऊपर चढ़ते हैं। जिस तरह केरोसिन ऑयल जो हमारा क्या बोलते हैं, लालटेन होता है, लालटेन में क्या होता है, हम बत्ती गिरा देते हैं, उसमें तेल ऊपर चढ़ता है तो जलने लगता है, जलता है नहीं जलता है, तो उसको केशिकत्व, कैपिलरी क्रिया द्वारा होता है। तो सेम यहाँ पर भी वही हो रहा है। यहाँ पर 10-20 मिनट के बाद देखिएगा कुछ प्रक्रिया कि इससे पानी जब ऊपर चढ़ेगा, तो जो भी इसमें रंग है, वो सारा रंग आपको अलग हो जाएगा, दिखने लगेगा। तो कुछ समय बाद आपको जो है इससे ऊपर ऐसे करके रंग जो है, विभिन्न सारे रंग साथियों आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे। ऐसे आपको कुछ विभिन्न प्रकार के रंग दिखने लगेंगे, कुछ देर बाद। आखिर ये कैसे हुआ, ये आपका हुआ साथियों क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस के माध्यम से हुआ। समझ गए ना। इस तरह से हम रंगों को अलग कर दिए। यानी कि इसमें सिर्फ ब्लैक कलर था, डाई का कलर सिर्फ ब्लैक था, लेकिन हम जैसे इसको पानी में डालें तो हमने देखा कि जो है इसमें बहुत सारे कलर थे, 3-4 कलर हमको देखने को मिले। तो ये क्या तरीका हुआ, ये हुआ क्रोमेटोग्राफी का तरीका। उम्मीद है कि समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट आपका है आसवन डिस्टिलेशन मेथड देखते हैं। इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में 2 घुलनशील द्रव, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको बोल देगा कि 2 घुलनशील द्रव को अगर अलग करना है तो हम किस विधि का उपयोग करेंगे, तो हम करेंगे आसवन विधि का, डिस्टिलेशन प्रोसेस। घुलनशील द्रव बात कर रहा है, अघुलनशील, अगर बोलेगा कि 2 अघुलनशील द्रव, बोल देगा 2 अघुलनशील द्रव को अलग करना है, 2 अघुलनशील द्रव को अगर हमें अलग करना है तो कौन सी विधि अपनाएंगे, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, क्योंकि मैंने इसको पढ़ाया हुआ है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि 2 अघुलनशील द्रव को अलग करने के लिए पृथक्करण की कौन सी विधि अपनाएंगे, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। समझ गए ना। उम्मीद है कि आप लोग कमेंट में देंगे, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो जरूर कमेंट करेंगे। तो फिलहाल हम समझते हैं इसको कि अगर बोल देगा 2 घुलनशील द्रव के लिए तो आसवन विधि के द्वारा अलग करें। कैसे, समझते ध्यान से। देखिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, पानी लिया है और एसीटोन लिया। अच्छा, इसमें कंडीशन भी है कि जो दो घुलनशील द्रव हैं उनके बीच क्वथनांक का अंतर थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए। क्वथनांक का अंतर कितना रहना चाहिए, 25 केल्विन से ज़्यादा रहना चाहिए, 25 केल्विन से ज़्यादा रहना चाहिए। जो भी 2 घुलनशील द्रव आपस में घुले हुए हैं, उनको अगर अलग करना है दोनों को, तो उनके बीच का क्वथनांक का अंतर कितना रहना चाहिए, 25 केल्विन से ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है ना। अगर 25 केल्विन से कम है तो उसके लिए अलग विधि है, उसको बोलेंगे प्रभाजी आसवन, वो आगे भी आएगा, ठीक है। चलिए इसको चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो इस चित्र में मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर एक सेटअप लिया गया है जिसमें कि आपको आसवन विधि को समझाया जाएगा। कुछ नहीं, सबसे पहले एक फ्लास्क लिया गया है ना, ये फ्लास्क लिया गया है। इस फ्लास्क में क्या है, 2 घुलनशील द्रव होंगे जिन्हें हमें क्या करना है, अलग करना है। एक हमारा इसमें पानी है, एक हमारा क्या है, पानी है, और दूसरा हमारा क्या है, एसीटोन है। समझ रहे हैं बात को ना। एक हमारा क्या है, पानी है, और दूसरा एसीटोन है। एसीटोन वही चीज़ है जो जब महिलाएं नेल पॉलिश लगाती है तो उसको हटाने के लिए एसीटोन का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो पानी और एसीटोन आपस में घुल जाते हैं अच्छे तरीके से। अब मेरा मन हुआ या किसी का मन हुआ इन दोनों को अलग करना है, तो कैसे अलग करेंगे, आसवन विधि से अलग करेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि इन दोनों के क्वथनांकों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 25 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए, 25 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका पानी का जो क्वथनांक होता है ना, पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो एसीटोन है इसका क्वथनांक होता है 56 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे आप तो केल्विन में बात कर रहे हैं, यहाँ आप सेल्सियस में लिख रहे हैं। तो मेरे भाई अगर अंतर यहाँ देखें, 100 में अगर 56 को माइनस करें तो कितना होगा, 44 डिग्री सेल्सियस होगा कि नहीं होगा। अगर हम इस सेल्सियस को केल्विन में बदल के देखेंगे ना, तो भी हमारा अंतर 44 ही आएगा। अगर हम इसको
केल्विन, ये सेल्सियस में हम क्या बात कर रहे थे कि अंतर जो है वो 25 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए बॉइलिंग का, ठीक है। यानी कि क्वथनांक का अंतर जो भी दो घुलनशील द्रव्य है उनके बीच अगर आप उनको अलग करना चाहते हैं, दोनों के बीच 25 केल्विन से क्वथनांक का अंतर ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर सेल्सियस में हम बात कर रहे हैं, सेल्सियस में अंतर कितना आ रहा है, 44 डिग्री सेल्सियस का। अगर आप केल्विन में भी इनको बदलोगे, सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, 273 ऐड कर देते हैं, तो भी अंतर आपका 44 केल्विन ही आएगा, समझ रहे ना। तो 44 केल्विन आ रहा है या 44 सेल्सियस आ रहा है, तो अंतर सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो 44 केल्विन मान के चलिए, तो 44 केल्विन क्या है, 25 से ज़्यादा ही है ना, इसलिए इस विधि को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या क्या यहाँ पर हो रहा है, तो ये चीज़ तो आप समझ गए। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये फ्लास्क लिया गया, इस फ्लास्क में क्या है, इस फ्लास्क में आपका एसीटोन है और जल है, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको क्या कर रहे हैं साथियों, इसको गर्म कर, देखिए हीट दे रहे हैं। तो गर्म जब करेंगे तो गर्म करने के बाद क्या होगा, जिसका क्वथनांक कम है, तो एसीटोन का क्वथनांक कितना है, 56 डिग्री सेल्सियस है। और देखिए इस फ्लास्क में एक थर्मामीटर यहाँ पर लगाया गया है। थर्मामीटर क्यों लगाया गया है, इससे हम देखते रहेंगे कि 56 डिग्री से तापमान कहीं ज़्यादा तो नहीं हो पा रहा है, हो जा रहा है। अगर हम टेम्परेचर यहाँ पर दे रहे हैं ना, हम टेम्परेचर दे रहे हैं जो कि उष्मा यहाँ पर जा रहा है, तो हम इससे ये देखें कि जब 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा तो इसमें एसीटोन जो एसीटोन भाप बन के उड़ने लगेगा, वाष्पित होने लगेगा, क्योंकि 56 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। तो इसीलिए इस थर्मामीटर को लगाया गया है, कहीं टेम्परेचर 56 डिग्री से ज़्यादा तो नहीं हो गया। अगर 56 डिग्री से ज़्यादा होने लगेगा, 80, 90, 100 तक पहुँच जाएगा, तब तो पानी भी वाष्प हो जाएगा। अब दोनों अगर उड़ जाएंगे तो क्या ही फायदा, समझ रहे हैं बात को, इसलिए ये थर्मामीटर का यहाँ पर यूज किया गया है। तो 56 डिग्री सेल्सियस जैसे होता है, इससे जितना भी एसीटोन होता है सारा उड़ के और यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ देखिएगा 56 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर, तो 56 डिग्री सेल्सियस होने के बाद कौन उड़ जाएगा, एसीटोन उड़ने लगेगा और यहाँ पर इसको ढक्कन से बंद कर दिया जाए ताकि जो वाष्प बाहर ना जाए। अब यहाँ पर एक नली लगाया गया, यहाँ पर क्या लगाया गया, नली लगाई गई। देखिए ये पूरा नली, ये वाइट दिख रहा है, ये पूरा नली लगाया गया, ठीक है ना, नली। और ये यहाँ पर एक बर्तन लगा दिया गया है, जिससे कि जो एसीटोन उड़ के जा रहा है वो वापस द्रव के रूप में इसमें बर्तन में प्राप्त हो जाए। अब कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि एसीटोन तो वाष्प के रूप में निकल रहा है। तो देखिए मेरे भाई, आपको पता है मैंने आपको संघनन पढ़ाया था, कंडेंसेशन इसको बोलते हैं। संघनन क्या है, कुछ भी नहीं है, वाष्प का द्रव में बदलना ही संघनन कहलाता है, समझ गए ना। तो यहाँ पर देखिए जो वाष्प इधर से निकल रहा है, जो वाष्प हमारा इधर से निकल रहा है, एक मिनट कलर अलग गया था, जो वाष्प हमारा जो एसीटोन वाष्प बन के इधर से निकल रहा है, तो यहाँ पर देखिए इस नली से तो निकल रहा है, इस नली के ऊपर हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट कुछ आपको दिख रहा है, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं जल संघनक। क्या कहते हैं, जल संघनक कहते हैं। और जल संघनक का मतलब क्या हो गया, मतलब संघनक का मतलब ठंडा चीज़ों को कर दे, संघनक का मतलब ठंडा कर दे। आप देखे होंगे कि जो सत्तू बेचने वाला, जो ठेले पर सत्तू बेचते हैं, वो क्या करते हैं, घड़े को ठंडा रखने के लिए या किसी जो स्टील का बर्तन रहता है उसको ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं कि लाल कपड़ा भिजा देते हैं और उस पर चारों ओर ढक देते हैं, ताकि क्या रहे, वो ठंडा रहे। तो ठंडा रहेगा तो ऑब्वियसली वो द्रव के रूप में रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वाष्प बन के आ रहा है, इस वाष्प को ठंडा करके उसको द्रव में बदल दिया जाता है, क्योंकि भाई आपको पता है कि वाष्प को ठंडा करोगे तो वो क्या जाएगा, द्रव में जाएगा। संघनन का प्रक्रिया ही होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये लगाया जाता है, एक आपका जल संघनक ये लगाया गया है, ताकि जो भी वाष्प एसीटोन जो वाष्प के रूप में आ रहा है इस नली में, उस एसीटोन को क्या करे, ये द्रव के रूप में परिवर्तित करे, द्रव के रूप में परिवर्तित करेगा। और सारा जो एसीटोन है वो द्रव के रूप में इस बर्तन में क्या होगा, जो भी यहाँ पर लगाया गया है बीकर टाइप का, इसमें सारा एसीटोन निकल जाए, यानी कि गिर जाए द्रव के रूप में। तो आप देख लो, ये इसमें सिर्फ इस फ्लास्क में सिर्फ क्या बचेगा, जल बचेगा और सारा एसीटोन वाष्प बन के निकल जाएगा। सिंपल है, देखा ना आपने कैसे हमने दोनों को अलग कर दिया, ठीक है ना। उम्मीद है कि आसवन विधि आप समझ गए होंगे। कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर दोनों के जो क्वथनांकों का अंतर है 25 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए और घुलनशील द्रव होना चाहिए, उसके लिए आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रभाजी आसवन विधि को। जिस तरह से आसवन विधि को हम समझे हैं, सेम उसी तरह वही प्रोसेस इसमें भी होगा। सिर्फ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस एक चीज़ का हो जाएगा कि इसमें एक ना आपको एक स्तंभ दिखेगा जिसको हम प्रभाजी स्तंभ कहते हैं, और उसका क्या काम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो समझते हैं, सेम पूरा फंक्शन जो है आसवन विधि द्वारा ही है। तो आसवन विधि जो था उसमें क्या यूज करते थे, मतलब किस प्रकार के मिश्रण को आसवन विधि से अलग किया जाता था। आपसे कोई पूछ देगा कि मिश्रण के ऐसे पृथक्करण विधि को बताइए जिसमें कि दो घुलनशील मिश्रण को हमें अलग करना है, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, क्वथनांक का अंतर कितना होना चाहिए दोनों पदार्थों के बीच, 25 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए हम सिंपल आसवन विधि का यूज करेंगे।
अगर दोनों पदार्थों के या दो से अधिक पदार्थों के बीच क्वथनांक का अंतर जो है 25 केल्विन से कम है तो उसके लिए हम परभाजी आसवन का यूज करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। प्रैक्टिस जब कराएंगे तो सारा चीज़ आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो पढ़ते हैं इसको। सेम वही होगा, एक ही चीज़ का अंतर होगा, मैंने आपको बोल दिया। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों, उसमें भी घुलनशील द्रव था दो या दो से अधिक, जिनके क्वथनांकों का अंतर 25 केल्विन से कम हो, उसे पृथक करने के लिए इनका उपयोग होता है, यानी कि इस विधि का उपयोग होता है। अब प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न तो सिंपल ही आएगा, बोलेगा कि ऐसे निम्न में से किस विधि द्वारा दो घुलनशील पदार्थों को अलग कर सकते हैं, दो घुलनशील द्रवों को अलग कर सकते हैं जिनके बीच क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम हो। तो सिंपल आपका आंसर क्या होना चाहिए? प्रभाजी आसवन विधि। तो अब कौन कौन सा है? जैसे कि पेट्रोलियम साथियों, पेट्रोलियम के जो उत्पाद हैं, पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम मतलब सिर्फ आप पेट्रोल मत समझिए, ठीक है ना। पेट्रोलियम का मतलब आपका डीजल केरोसिन सब होता है, ठीक है ना। डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, पेट्रोलियम के 3 उत्पाद होते हैं, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, ठीक है ना। इन तीनों को मिलाकर पेट्रोलियम पदार्थ बोला जाता है। तो इन तीनों को अगर अलग करना है तो हम किस विधि से अलग करते हैं? प्रभाजी आसवन विधि से अलग करते हैं। तो सिंपल प्रश्न आएगा कि पेट्रोलियम के उत्पादों को हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं, डीजल को कैसे अलग कर सकते हैं, पेट्रोल को कैसे अलग कर सकते हैं, केरोसिन को कैसे अलग कर सकते हैं? तो प्रभाजी आसवन विधि से। समझ गए ना, क्योंकि तीनों के बीच क्वथनांकों का अंतर 25 केल्विन से कम होता है। तो वही उसी तरह बात करें जो हमारा वायु होता है। वायु क्या है? वायु साथियों एक प्रकार का क्या है? समांगी मिश्रण है। ये टेक्नीशियन में प्रश्न आया था इस बार कि वायु क्या है? तो वायु एक प्रकार का गैसों का मिश्रण होता है, इसको समांगी मिश्रण कहते हैं क्योंकि सब इसमें घुले रहते हैं। तो वायु क्या है? गैसों का मिश्रण होता है जिसे आप समांगी मिश्रण बोल सकते हैं, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत प्रकार की गैसें आपको वायु में देखने को मिलती है, इसीलिए वायु को गैसों का मिश्रण या समांगी मिश्रण बोला जाता है, ठीक है ना। तो वायु के मिश्रण को अगर अलग करना चाहें, नाइट्रोजन को अलग करना चाहे, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करना चाहे, आर्गन को अलग करना चाहे, तो हम किस विधि से कर सकते हैं? ये कर सकते हैं प्रभाजी आसवन की विधि से। बस इतना ही प्रश्न आएगा, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं आएगा, लेकिन हम आपको समझाते हैं इसके डायग्राम के माध्यम से, ठीक है ना। इसमें देखिए हम लिखे भी हैं, इस विधि में प्रक्रिया सारी आसवन विधि की तरह ही होती है। अंतर बस इतना है कि आसवन फ्लास्क और संघनक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ को लगा दिया जाता है जो शीशे के गुटकों से भरी होती है, ठीक है ना। अब ये तो समझ ज़्यादा नहीं आया होगा, हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए सेम डायग्राम में कोई डायग्राम में अंतर दिख रहा है? कोई डायग्राम में आपको अंतर नहीं दिख रहा, बस एक ही अंतर क्या दिख रहा है? एक ही अंतर सिर्फ ये दिख रहा है, ये उसमें नहीं था जो आपका आसवन विधि बताए थे उसमें आपको ये नहीं दिख रहा है। एक बार मैं फिर से दिखाऊं कि आसवन विधि का ये देखिए, ये साथियों आपका आसवन विधि है। यहाँ पर कोई भी आपको यहाँ पर कोई प्रभाजी स्तंभ दिख रहा था क्या? नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर इसी के यहीं पर एक क्या आ गया? ये संगणक था और ये फ्लास्क था। संगणक फ्लास्क के बीच में कुछ भी नहीं है, कुछ है क्या? ये संगणक है और ये फ्लास्क, इसके बीच में कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए संगणक और फ्लास्क के बीच ये हमारा हो गया, ये हमारा संगणक हो गया जो कि गैस को ठंडा करके द्रव में बदलेगा, और ये हमारा फ्लास्क हो गया। तो ये फ्लास्क और संगणक, इसके बीच में क्या है? एक प्रभाजी स्तंभ लगा दिया गया, ठीक है ना। बस यही थोड़ा सा अंतर बता देता है किसके आसवन विधि और प्रभाजी आसवन विधि में ये अंतर बताता है। तो अब इसमें क्या डाला जाता है मेरे भाई? इसमें जो प्रभाजी स्तंभ, इसमें देखिए गोल गोल शीशे की गोलियां डाल दी गई, यानी शीशे के टुकड़े डाल दिए गए, शीशे की गोलियां गुटके इसमें डाल दिए गए। अब इस शीशे का गुटका क्यों डाला गया है? क्योंकि आपको पता है कि इस विधि में जो भी द्रवों को अलग किया जाएगा, मिश्रणों को अलग किया जाएगा, उनके अवयवों को, उनके बीच क्वथनांकों का अंतर कितना है? 25 केल्विन से कम है, ठीक है ना। तो ये गुटका क्या करता है कि एक सतह प्रदान करता है, मतलब एक अगर क्वथनांक हो रहा है, एक अगर वाष्प बन के उड़ रहा है तो दूसरा को वो रोक के रखेगा। अगर मान के चलिए चूँकि क्वथनांक तो कम है, क्वथनांक में अंतर कम है, अगर ये नहीं रहेगा तो फटाफट पता चले सब का वापस सब गैस उड़ जाए, जो भी इसमें पदार्थ हैं सब वाष्प बन के उड़ जाए और सब वापस इसमें मिश्रण में ठंडा होकर फिर वापस वही आ जाए, तो क्या ही फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा ना। इसलिए गुटका क्या करता है? यहाँ पर शीशे गोलियाँ रोक के रखता है, एक को पूरा वाष्प होने देता है, मतलब एक को पूरा संघनक में जाने देता है, दूसरा को फिर भेजता है, ठीक है ना। तो ये हमारा सतह का काम करता है, संघनक का काम करता है, ठीक है ना, एक तरह से सतह प्रदान करता है। तो अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देखिए इसमें हमारा क्या लिया गया है? इसमें साथियों हमारा लिया गया है वो पदार्थ जिनको हमें क्या करना है मेरे भाई? अलग करना है। जिनको क्या करना है? हमें अलग करना है। जैसे हम बात करें कि आपको पता है कि एल्कोहल जो होता है उसका कितना होता है? 78 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है, और पानी का जो क्वथनांक होता है आप सभी को पता है कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है।
तो मान के चलिए कि आपको पता है एल्कोहल मतलब थोड़ा सा दारू समझ लीजिए, मैं दारू को एल्कोहल बोला जाता है कि डोंट ड्रिंक एल्कोहल, है ना, जो कि हेल्थ के लिए ख़राब होता है। तो एल्कोहल का क्वथनांक आपका 78 डिग्री सेल्सियस हुआ और आपका पानी का 100 डिग्री सेल्सियस हुआ। क्या ये दोनों घुल जाएंगे? जब दोनों को मिलाएंगे तो बोलेंगे बिल्कुल ये घुल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, घुल जाएंगे। अब मेरा मन वग्न है इन दोनों को अलग करना है। पहले आप घोल दिए और आपका मन वग्न है अब हमको अलग करना है। तो कैसे अलग कीजिएगा? तो इसको करेंगे हम प्रभाजी आसवन विधि से। अब प्रभाजी आसवन विधि को अलग करने के लिए क्या रूल है, मतलब प्रभाजी आसवन विधि से चीज़ों को अलग करने के लिए क्या रूल है कि रूल यही है, जो भी पदार्थ है उनके बीच जो उनके संगठक जो है अवयव है उनके क्वथनांकों के बीच कितना होना चाहिए? 25 केल्विन से कम का अंतर होना चाहिए। तो आप देखिए कि अगर 100 में 78 को घटाएंगे तो 22 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए सेल्सियस में 22 डिग्री का अंतर आ रहा है, तो इसको जब इन दोनों को जब केल्विन में बदलेंगे तो भी अंतर हमारा 22 डिग्री का ही आएगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये 25 से कम ही है, 25 से कम ही है ना, तो 25 से कम है टेम्परेचर में, मतलब इनको हम प्रभाजी आसवन विधि से अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बस वही करना है यहाँ पर। यहाँ देखिए कि हम क्या किए यहाँ पर है, इसमें हम क्या किए हैं, इस आसवन जो फ्लास्क हमारा है इसमें हम क्या ले लिए हैं, इसमें कुछ नहीं ले लिए हैं, एल्कोहल पानी ले लिया, एल्कोहल और पानी का मिश्रण है। अब मेरा मन क्या है, दोनों को अलग करना है, तो टेम्परेचर यहाँ पर देंगे। तो टेम्परेचर देंगे तो सबसे पहले, और इसमें थर्मामीटर भी लगा दिया। मैंने आपको बताया था कि आसवन विधि में थर्मामीटर क्यों लगाते हैं, आपको पता ही है, ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। तो जैसे टेम्परेचर थर्मामीटर में 78 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा तो कौन उबलना स्टार्ट कर देगा? तो बोलिएगा सर जिसका इतना क्वथनांक होगा वो उबलना स्टार्ट करेगा, यानी कि एल्कोहल। तो एल्कोहल उबलना क्या होगा, स्टार्ट होने लगेगा। अब जैसे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो फिर कौन उबलना स्टार्ट करेगा? तो बोलेगा पानी। तो जैसे अब चूंकि 78 पहले हो गया तो जो आपका एल्कोहल है वो बोलना स्टार्ट हो जाएगा, जाएगा ऊपर, जाएगा जाएगा जाएगा। ये शीशे के कांच में क्या होता है, जो शीशे की गोलियां हैं वो क्या करता है, वो एक परत बना लेगा। क्या करेगा? परत बना लेगा। तो जैसे ऊपर जाएगा 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 तो ये आपका क्या है, अब देखिए यहाँ पर ज़रा ध्यान रखिएगा, 78 डिग्री सेल्सियस जैसे हो जाएगा तो ऊपर जाएगा, एल्कोहल जाएगा। तो एल्कोहल जाने के बाद कुछ यहाँ पर एल्कोहल का ये परत बना लेता है। क्या बना लेता है? परत होना। अब देखिए 78 से 100 डिग्री टेम्परेचर होने में कोई ज़्यादा अंतर नहीं लगेगा, 78 से 100 डिग्री सेल्सियस होने में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा, समझ गए ना। यानी कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि पूरा अल्कोहल इस संगणक में आ जाएगा तब ही पानी वाष्पित होगा, ऐसा नहीं होगा। इस शीशे की जो प्रभाजी स्तंभ है इसमें अल्कोहल का ही कुछ मात्रा रहेगा और लगभग तो निकल ही जाएगा ना, लगभग जो वाष्प बन के है वो आपका इस संगणक में आ ही जाएगा। और इस संगणक मतलब ये वाष्प को ठंडा करके द्रव यहाँ पर बना देगा, इसमें द्रव को इकट्ठित कर लेगा, ठीक है ना। ये अल्कोहल के लिए है। तो पानी भी उबलना स्टार्ट करेगा तो पानी का भी यहाँ साथियों क्या करेगा, यहाँ पर परत बना लेगा। प्रभाजी स्तंभ क्या करेगा, या पानी को रोक के रखेगा, ऐसा समझिए। जो पानी का वाष्प है, भाप, उसको क्या करेगा, रोक कर रहेगा। और इसमें अल्कोहल का वाष्प भी है, ध्यान से समझिए। इसमें पानी का भी वाष्प है और अल्कोहल का वाष्प भी है। पूरा अल्कोहल नहीं चला गया है, पूरा अगर अल्कोहल चला जाएगा तब तो वो तो क्या बोलते हैं, तब क्वथनांक का अंतर ज़्यादा हो जाएगा, तब तो वो सिंपल आसवन का विधि हो जाएगा, समझ गए ना। इसीलिए तो यहाँ पर प्रभाजी स्तंभ का यूज किया गया है कि एक परत बनाए, एक को रोक के रखे, फिर दूसरा को भेजना है। तो अल्कोहल को पूरा इसमें जब पूरा भेज देता है वाष्प बना के इसमें संगणक में, तो संगणक द्रव बना लेगा, तो फिर ये ठंडा हो जाएगा। मतलब संगणक को द्रव, जब संगणक क्या करेगा, वाष्प को द्रव बना देगा, तो पूरा अल्कोहल इसमें गिर जाएगा, फिर इस बर्तन को हटा दिया जाएगा। मतलब इसमें जल का भी वाष्प था और अल्कोहल का भी कुछ वाष्प था। तो जब अल्कोहल का पूरा वाष्प निकल जाता है तब यह क्या होता है, ये जल का जो वाष्प है वो फिर आएगा इसमें। अब इस बर्तन को हटा लिया जाएगा क्योंकि इस बर्तन में तो पूरा अल्कोहल आ गया है। इस बर्तन को हटा के फिर दूसरा बर्तन से जल के वाष्प को ठंडा करके ये संगणक फिर हमारा जल प्राप्त हो जाता है। तो देख लीजिए आप कि आपका जो है जल भी अलग हो गया और आपका अल्कोहल भी अलग हो गया। तो इस विधि से हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, जिन द्रवों के बीच का अंतर 25 केल्विन से कम है उनको अलग कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि जो वायु हमारा है, वायु का साथियों है, उसको भी हमें से यहाँ पर दिया भी गया है ना, आपको देखना। जैसे यहाँ देखिए ऑक्सीजन से वायु में क्या है, देखिए यहाँ पर दिया भी गया है कि वायु हमारा है। तो वायु में क्या, वायु को क्या किया जाता है, दाब, वायु में दाब बढ़ाया जाता है और तापमान को कम किया जाता है। वायु का क्या किया जाता है, दाब बढ़ाया जाएगा और तापमान कम करके वायु को संपीड़न अथवा ठंडा करेगा। उसके बाद जो द्रव्य वायु हो जाएगा, अब ठंडा कर देगा, द्रव्य वायु हो गया, प्रभाजी आसवन में फिर उसको भेजा जाएगा। फिर वायु को प्रभाजी आसवन में भेज के फिर इसको क्या किया जाएगा, धीरे धीरे गर्म किया जाएगा। और जब गर्म करेगा तो विभिन्न ऊंचाई पर, मतलब कि जिसका इसका क्वथनांक आते जाएगा वो बॉयल होते जाएगा, यानी बॉयल में कह रहा हूँ, क्वथनांक उसका होते जाएगा, उबलता जाएगा, फिर संगणक में जाकर उसको ठंडा कर लिया जाएगा। तो ये क्वथनांक देखिए सबका दिया गया। ये सब आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है,
ये बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस होता है, R1 का -186 होता है, नाइट्रोजन का -196 होता है। इस तरह से जो साथियों आप देख सकते हैं। तो हमें बताइए यहाँ पर कम क्वथनांक किसका है, तो बोलेगा नाइट्रोजन का है, -196 है। R1 का -186 है। तो सबसे पहले कौन बाहर आएगा, तो बोलेगा सर जिसका कम है वही ना बाहर आएगा, तो नाइट्रोजन सबसे पहले बाहर आ जाएगा। और बाकी इसमें यहाँ पर दिया भी गया है कि कौन कितना मात्रा, वायु में जो ऑक्सीजन है वो आपको 21% के लगभग रहता है, और आर्गन लगभग 0.9% और ऑक्सीजन नाइट्रोजन आपका 78% रहता है, ठीक है ना। तो वायु में ये सब गैस होते हैं, इनको हम अलग अलग कर सकते हैं प्रभाजी आसवन की विधि से, ठीक है ना। और पेट्रोलियम का भी मैंने आपको बता दिया, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए तो आप देखते हैं भौतिक परिवर्तन को। भौतिक परिवर्तन क्या होता है इसको समझते हैं। वैसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण हो जाता है, बल्कि पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या कहना चाह रही है इसको समझते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि पदार्थ का जो है ना सिर्फ इसमें रूप बदलता है। भौतिक परिवर्तन जब भी होता है तो इसमें पदार्थ का फिर रूप बदलता, मतलब दिखने में सिर्फ आपको अलग दिखेगा लेकिन चीज़ वही है। दिखने में सिर्फ आपको अलग दिखेगा लेकिन चीज़ क्या है सारा वो वही है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर बोला जाता है बल्कि पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखिए बल्ब हो गया, बल्ब का जलना, जल से बर्फ बनना, है ना, ये सारे हमारे क्या होते हैं मेरे भाई, ये सारे भौतिक परिवर्तन है। जैसे मान के चलिए कि आपके पास जल है, ठीक है ना, आप इसको क्या कर दिए, ठंडा कर दिए। इसको जब ठंडा कर देंगे तो उसको ठंडा करने क्या यानी फ्रीज हो जाएगा, जमना प्रक्रिया। तो ये क्या होगा साथियों, ये आपका बन जाएगा ठोस में। किस में बन जाएगा, ठोस में। तो जल को जब आप ठंडा करेंगे तो फ्रीजिंग इसको करेंगे तो क्या होगा, ठोस में बदल जाएगा। उसी को आप बर्फ़ बोल दोगे कि नहीं बोल देंगे। लेकिन क्या जल और बर्फ़ में कोई अंतर दिख रहा है आपको, बोलेंगे सर अंतर बस इतना ही दिख रहा है, दिखने का सिर्फ अंतर है, भौतिक रूप अलग दिख रहा है। जैसे जल हमारा लिक्विड रूप में हो गया और बर्फ़ जो बना है जल से वो ठोस रूप में दिख रहा है, और ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। हम वापस फिर से बर्फ़ को वापस फिर से जल बना सकते हैं। तो भाई कोई अंतर दिखा क्या, संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पर जो जल के मॉलिक्यूल में वही हमारा बर्फ़ के मॉलिक्यूल में, कोई अंतर इसमें हमारा नहीं है। जो जल का फॉर्मूला होता है, जल का भी फॉर्मूला H2O होता है, बर्फ़ का भी फॉर्मूला H2O होता है, यहाँ तक कि वाष्प जिसको आप भाप बोलते हो उसका भी फॉर्मूला H2O ही होता है। तो भाई जल, वाष्प, बर्फ़ ये तीनों चीज़ एक ही हैं। जल को वेपर कर दीजिए तो वो वाष्प बन जाएगा, ठंडा कर दीजिए तो वो बर्फ़ बन जाएगा। तो तीनों चीज़ एक ही है, अलग नहीं है। इनके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि जल का सूत्र H2O होता है और जल को जब बर्फ़ बना दिए तो उसका सूत्र कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए बोल रहा है कि इसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ वो दिखता अलग अलग है ना। क्योंकि वापस हम जल से फिर क्या कर सकते हैं, जल से बर्फ़ बना सकते हैं और बर्फ़ से वापस हम जल बना सकते हैं। हमारा मन हो वाष्प से फिर जल बनाने का तो फिर उसको भी हम जल बना देंगे नहीं बना देंगे। वाष्प को संघनक उस पर दे दीजिए तो वापस वो आपका जल बन जाएगा द्रव के रूप में, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि भौतिक परिवर्तन आप समझ गए। यानी कि अगर मैं एक और बात बोलूँ भौतिक परिवर्तन के बारे में, कि भौतिक परिवर्तन जो फिजिकल चेंज होता है इसमें कोई नया चीज़, नया पदार्थ बनने को आपको बनता जो है वो देखने को नहीं मिलता है। कोई नया पदार्थ बनता ही नहीं है। समझ गए कि बात को, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब कुछ भौतिक गुण हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। जैसे देखिए आपका रंग क्या होता है, आपको मन से पूछ देगा कि रंग कैसा गुण है, भौतिक गुण है कि रासायनिक गुण है। तो रंग आपका भौतिक गुण होता है। कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवनांग, क्वथनांग, ये सारे क्या होते हैं मेरे भाई, भौतिक गुण होते हैं। समझ गए कि नहीं बात को। ये द्रवनांग जो है इसको मेल्टिंग पॉइंट यानी कि इसको गलनांक भी कहते हैं। द्रवनांक का दूसरा नाम गलनांक भी है। समझ गए ना, इस सब पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब जस्ट इसका उल्टा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन में हमने क्या देखा, आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए। भौतिक परिवर्तन में हमने देखा कि सर इसमें क्या है ना, सिर्फ दिखने में अलग होता है लेकिन कुछ वो आंतरिक चीज़ों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कुछ नया पदार्थ नहीं बनता है भौतिक परिवर्तन में, गुणों में कुछ हमें अलग देखने को नहीं मिलता भौतिक परिवर्तन में। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में इसका उल्टा होगा। रासायनिक परिवर्तन में जो भी चीज़ें बनेंगी वो क्या होगी, उसका संगठन अलग होगा, जिससे मिलकर बना है उससे संगठन उसका अलग होगा। जैसे मैं आपको फिर से एक बार और अच्छे से समझाना चाहता हूँ। भौतिक परिवर्तन में क्या हुआ कि हम पानी से क्या कर दिया, बर्फ़ बना दिया। तो जो पानी का गुण है वही बर्फ़ का भी गुण है, क्योंकि बर्फ़ किससे बना, बोलिएगा पानी से बना। तो पानी का जो गुण है वही बर्फ़ का भी गुण है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा आप समझिए, मान चलिए कि अभी आप समझिए कि पानी आपका जो ना ही भौतिक ना ही बर्फ आपका भौतिक कुछ भी नहीं है। अब मान के चलिए पानी से हम बर्फ़ को बना दिए, मान लीजिए यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हुआ, मान लीजिए ना, मैं समझाने का आपको
प्रयास कर रहा है। मान लीजिए पानी से यहाँ पर बर्फ़ बना, तो अब क्या होगा, जो बर्फ़ बना है इसका गुण पानी से अलग होगा। बना भले पानी से, लेकिन इसका गुण पानी से अलग होगा, संगठन भी अलग होगा। इस प्रकार की जो इस तरह का जो घटना आपको देखने को मिलेगा, ये सब होती है रासायनिक परिवर्तन में। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, कुछ आपको नया देखने को मिलेगा, संगठन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हम लिखे हुए। वैसे परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, इसे रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहते हैं। मतलब कि इसे केमिकल रिएक्शन भी हम कहते हैं, समझ गए ना। जैसे लोहे पर जंग लग जाना। अब आप बताइए कि आप लोहा खरीद के लाएँ, वो एकदम चिकना होगा, बहुत चमकेगा, उस समय ठोस होगा, है ना। कुछ देर बाद जब उसको, कुछ दिनों बाद, 10 दिन 12 दिन बाद उसको हवा में छोड़ दीजिए, तो उस पर क्या होगा, लोहा पर जंग लग जाएगा। तो आप बोलेगा अब हमारा क्या होगा, लोहा जो है उस पर जंग लग गया। क्या लग गया है, जंग लग गया है ना, करोज्ड हो गया, वो संक्षारित हो गया। तो अब आप मुझे बताइए कि ये लोहा और ये जो जंग लगा हुआ लोहा है, इसमें कुछ आपको अंतर दिखेगा? बिल्कुल। सबसे पहले तो रंगों में आपको अंतर दिख जाएगा, है ना। और हालांकि रंग आपका भौतिक गुण में आता है, और आपका जितना ये लोहा ठोस होगा उतना ये आपको ठोस देखने को नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ये आपका कमज़ोर भी हो जाएगा। तो चीज़ें आपको अलग दिखेगी रासायनिक परिवर्तन में, ठीक है ना। तो वही मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि रासायनिक परिवर्तन में चीज़ें कुछ आपको क्या दिखेगी, बिल्कुल अलग दिखेगी, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पर मैंने लिखा था। जैसे कि ईंधन का जलना। अब जब ईंधन समझते हैं ना, जैसे कोयला आप जला रहे हैं तो उससे क्या निकल रही है, हीट निकल रही है। कोयला था लेकिन उसको जला रहे थे, हीट निकल रही है। तो ये सब चीज़ें क्या है साथियों, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। जैसे भोजन का पचना, भोजन जो आप खाते हैं वो पच जाता है, उससे कुछ नया पदार्थ, भोजन जिसे पच जाता है। मैंने आपको बायोलॉजी में पढ़ाया हुआ था ना कि भोजन जिसे खाते हैं, मान चलिए कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो उसका छोटा रूप ग्लूकोज होता है। अब ग्लूकोज जब टूटता है तो वो अलग अलग चीज़ों में बनता है। ग्लूकोज जब टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, ऊर्जा बनता है कि नहीं बनता है। तो भाई ग्लूकोज के टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा बना। मतलब देखिए क्या बन गया था, ग्लूकोज उससे टूटने के बाद, ग्लूकोज को टूटने के बाद ऊर्जा बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो अलग पदार्थ बना ना। तो वही ये चीज़ें क्या होती है, रासायनिक परिवर्तन होती है। उम्मीद है कि समझ गए। अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जो जलना है ना मेरे भाई, मोमबत्ती का जलना, ये 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। ये आपकी भौतिक परिवर्तन भी होती है, रासायनिक परिवर्तन भी होती है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये मैं आपको 10th वाले केमिस्ट्री है ना, उसमें मैं आपको अच्छे से ये चीज़ समझाऊंगा, ठीक है ना। उसमें अभी इसको समझेंगे तो ज़्यादा टाइम ले लेगा, ठीक है ना। फिलहाल आप अभी इतना ध्यान रखिए कि मोमबत्ती का जलना भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों है, ठीक है। क्या उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं तत्व के बारे में। तत्व क्या होता है इनको देखते हैं। रॉबर्ट बॉयल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1661 में तत्व शब्द का प्रयोग किया। ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। आपको जीके ये बिल्कुल ना लगे, ठीक है ना। जीके का पॉइंट नहीं है मेरे भाई, ये आपका साइंस का पॉइंट है, ठीक है ना। बोलेगा कि तत्व शब्द सबसे पहले वर्ड यूज किसने किया, तो ये कहते हैं रॉबर्ट बॉयल ने। ईस्वी भी ध्यान रखना है 1661 में, ठीक है ना। हालांकि इसकी डेफिनेशन, इसका एलिमेंट का डेफिनेशन अलग किसी और लोग ने दिया, एंटोनी लेवोजियर ने दिया, है ना। तो परिभाषा किसने दिया, मतलब तत्व किसे कहेंगे, हमारे मन में आ रहा तत्व किसे कहेंगे, तो ध्यान रखिएगा तत्व का जो डेफिनेशन है वो किसने दिया है, लेवोजियर ने दिया। देखिए इसका नाम लेवोजियर है लेकिन इसको लवाजियर लिखा जाता है ना, ध्यान रखें। लेवोजियर कहीं कहीं आपको दिखेगा लेवोजियर, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। लेवोजियर या लवाजियर इसी को बोला जाता है, ठीक है ना, जो केमिस्ट्री के फादर भी कहे जाते हैं, ठीक है ना। तो परिभाषा किसने दिया था, लेवोजियर ने। और वर्ड यूज एलिमेंट का किसने किया था, तो रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में। ध्यान रखना क्या होता है तत्व, इसको समझते हैं। देखिए तत्व की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो तत्व पदार्थ का वह रूप है, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है, मूल रूप मतलब बेसिक रूप है, जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब ये क्या कहना चाह रहा है इसको समझते हैं। देखिए भाई तत्व जो आपका है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास, मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल देता हूँ, धातु ले लेते हैं। धातु हमारा एक तत्व है। जैसे हम साथियों Fe लोहा ले लेते हैं। Fe क्या ले लेते हैं, लोहा ले लेते हैं। लोहा एक हमारा क्या है, तो बोलेंगे सर लोहा एक मेटल है जो कि हम जो कि एलिमेंट का एक प्रकार है, तत्व का एक प्रकार होता है। धातु, वो धातु, उपधातु, तो लोहा हमने लिया। लोहा का हम क्या करें, एक थोड़ा सा छर टाइप का ले लिए, बड़ा, इतना बड़ा मान चलिए, इतना हम टाइप का छर ले लिए। इसकी हाइट क्या है मुझे नहीं पता, लंबाई क्या मुझे नहीं पता। अब किसी ने बोला कि इसको बहुत छोटा छोटा टुकड़ा में काटो, इसको बहुत छोटा छोटा टुकड़ा में काट, और टुकड़ा काट के ना इसका गुण अलग करके दिखाओ, पूरा चीज़ अलग करके दिखाओ। तो कितना भी भाई छोटा काटोगे आखिर रहेगा तो वो लोहा ही ना।
कितना भी छोटा काटोगे रहेगा तो वो लोहा ही है ना, उसका संकेत तो Fe ही रहेगा ना। तो आप चाहे कोई भी विधि से कर लो, रासायनिक विधि से कर लो, भौतिक विधि से कर लो, किसी भी विधि से कर लो, रहेगा वो क्या है, लोहा ही रहेगा, Fe ही रहेगा। तो ये हमारे क्या होती है मेरे भाई, एलिमेंट होती है। समझ गए ना, उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आप कितना भी प्रयास कर लो इसको आप अविभाजित नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब तत्व के क्या होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। इसके बारे में हालांकि एनसीईआरटी में दिया गया था, लेकिन ये 9th वाला एनसीईआरटी अभी चल रहा है ना आपका, तो इसके बारे में दिया गया था, मैंने नहीं लिखा, क्योंकि इस चीज़ को हम जो 10th वाला केमिस्ट्री स्टार्ट होगा उसमें पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो क्यों फालतू के टाइम हम वेस्ट करें भी, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। तत्व के 3 प्रकार, धातु, धातु, उपधातु, ठीक है ना। और कुछ देख लेते हैं हम। ज्ञात तत्वों में से 92 तत्व प्राकृतिक, आपको पता है कि 118 टोटल एलिमेंट है जो कि पीरियोडिक टेबल में दिए गए हैं। हालांकि पीरियोडिक टेबल अब हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी से वो हटा दिया गया है। 92 क्या है, नेचुरल रूप से प्राप्त हुए हैं, और बाकी जो है वो क्या है, आर्टिफिशियल रूप से, यानी कि मानव निर्मित है, ठीक है ना। 11 तत्व ऐसे हैं जो कि कमरे के तापमान पर गैस रूप में पाई जाती है। 2 तत्व ऐसे हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर द्रव है, जैसे पारा हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर द्रव होते हैं। रूम टेम्परेचर क्या होता है, जनरली जो आपके रूम का अंदर का तापमान होता है उसको हम रूम टेम्परेचर कहते हैं। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच आपका रूम टेम्परेचर होता है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच, ठीक है ना। गैलियम और सीजियम ऐसे तत्व होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर से थोड़े से ज़्यादा तापमान पर, रूम टेम्परेचर कितना होता है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। मान लीजिए 28 डिग्री 29 डिग्री या 27 से 27 28 29 डिग्री सेल्सियस में ये आपका हथेली पर पिघलने लगते हैं, गैलियम और सीजियम, ठीक है ना। चलिए, अब बात करते हैं यौगिक की। किसकी बात करते हैं, यौगिक। देखिए यौगिक क्या होता है, समझते हैं यौगिक के बारे में। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़कर नया पदार्थ बनाते तो वो यौगिक कहलाता है। समझते क्या होता है, देखिए क्या करा, जब 2 या 2 से अधिक तत्व के बारे में आप परिचित हैं, बिल्कुल परिचित हैं। 2 तत्व ले लेते हैं हम, एक क्या कहते हैं, ले लेते हैं हाइड्रोजन ले लेते हैं, और एक हम आपका ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है ना। आपको रिएक्शन सब करने में दिक्कत होता है ना, ऐसा आप पढ़ा दूंगा ना, कभी रिएक्शन में दिक्कत आपको नहीं होगा ज़िंदगी भर में, ठीक है ना। चलिए, खैर अभी उसमें भी लेट है, पहले इसको खत्म कर देते हैं 9th वाली केमिस्ट्री को। 2 हमारे पास, एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, एक हमारा ऑक्सीजन एलिमेंट। जब इन दोनों को आपस में रिएक्शन कराते हैं तो ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों एक निश्चित अनुपात में जुड़ेंगे। वही कह रहा है ना, आपस में निश्चित अनुपात मतलब ये फिक्स रेशियो में, द्रव्यमान के फिक्स रेशियो में जुड़ेंगे। जैसे हम बात करें मेरे भाई, हाइड्रोजन का पहले ही बात करते हैं, H2 और O2 से बनेगा क्या, तो ये बनेगा हमारा 2 जल के अणु बनेंगे। क्या बनेंगे, 2 जल के अणु बनेंगे। अब बोलेंगे सर ये कैसे बना दिए, बहुत लोगों को पता होगा, मुझे पता है ये सब छोटी छोटी बातें, लेकिन किन लोगों को बहुत को नहीं पता होगा, ठीक है ना। तो इसको अभी हम बताएंगे अभी इसको नहीं, ठीक है ना। ये चीज़ें आपका जब आएगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा ना, परमाणु अणु आयन, उसमें हम आपको बताएंगे, समझ गए ना। बिल्कुल धैर्य रखे A to Z आपको एकदम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी आप इतना समझिए कि H2 और O2 से क्या बना है, H2O बना है, और इसमें इसको हम बैलेंस कर दिए, 2 जल के अणु बना है। तो ये H2O जो बना है ना, H2O जो यहाँ पर बना है, इसको जल बोलेंगे। ये एक फिक्स रेशियो में जुड़ा हुआ है। इसमें H2O में कौन है, तो बोलेगा हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो एक नियत अनुपात में जुड़े हैं। अगर हम H2O को देखें मेरे भाई, H2O को, हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान होता है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है। अब चूंकि 2 हाइड्रोजन है तो 1 गुना 2 रेशियो ले लीजिए आप, ठीक है ना। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16, 1 गुना 2 2, अनुपात 16, 1:1, यानी कटाएंगे तो 1:8, यानी 1:8 आएगा। यानी कि जो H2O जो बनता है मेरे भाई, वो कैसे बनता है, हमेशा 1:8 में बनता है। जो H2O आपका बनता है वो हमेशा कैसे बनता है, 1:8 के रूप में बनता है। तो देखिए फिक्स रेशियो में जुड़ रहा है ना। चाहे कोई भी आप जल ले सकते हैं, नदी का जल, पहाड़ का जल, है ना, गंदा जल, साफ जल, जितना भी जल होगा सूत्र तो एक ही होगा, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो 1:8 के अनुपात में ही हमेशा बनते हैं। यही कहना चाह रहा है आपका यौगिक, समझ गए ना। जैसे हम एक और ले लेते हैं, जैसे हम मेरे भाई मान चलिए हम अमोनिया ले लेते हैं, NH3 ले लेते हैं, ठीक है ना। ये भी एक आपका यौगिक है। देखिए 2 से अधिक तत्व आपको दिख गया ना, 2 तत्व दिख गया ना, वो तो यौगिक बन जाता है। तो एक तत्व ये है, एक तत्व ये, तो 2 यौगिक दिख गया ना। जैसे आप बोलेगा नहीं H2 है तो ये यौगिक है क्या, नहीं भाई ये यौगिक नहीं है, समझ, ये यौगिक क्योंकि एक ही तत्व है इसमें। भले आपको हाइड्रोजन 2 बार दिख रहा है लेकिन तत्व तो एक ही है ना। तो यौगिक पहचानने का एक ये भी तरीका है, ठीक है ना। 2 तत्व कम से कम अगर आपको दिख जाए तो समझिए वो यौगिक है, समझ गए ना बात को। चलिए क्या बोल रहा था मैं, NH3 को ले लेते हैं। तो NH3 में देखिए कि N और H के बीच क्या रेशियो है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है रेशियो, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। तो 3 हाइड्रोजन है तो 1:3, इनकी 14:3, यानी कि जब भी मेरे भाई अमोनिया बनेगा तो 14:3 में ही एक निश्चित अनुपात में बनेगा। उम्मीद है यौगिक भी आप समझ गए हो, ठीक है ना।